नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेटवर्क्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ हम बात करते हैं समसामयिक विषयों की, राजनीतिक, आर्थिकी, कानूनी और अनेक पहलुओं वाले विभिन्न मुद्दों पे। तो आज का हमारा बातचीत का विषय है जो अभी हाल ही में फिल्म आई है, सतलुज फिल्म। वो कंट्रोवर्सीज़ में है। कंट्रोवर्सीज इसलिए क्योंकि उस पर आने विभिन्न तरह के आरोप है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, ये उनके प्रति बहुत नरम रुख अपनाया हुआ है। देखिए, मैंने वो फिल्म देखी। फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की गई है, फिल्म की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। और जिस दिन मैंने देखी उसके एक आध दिन बाद ही वो OTT प्लेटफॉर्म से हटा ली गई। तो ओरिजिनली जो मूवी थी उसमें बहुत सारे कट्स थे। ये बताते हैं 121 कट्स के बाद ये मूवी रिलीज़ की गई है और अब भी OTT प्लेटफॉर्म पे की गई। और उसके बाद फिर उस पर भी सरकार ने रोक लगा दी। इसका कारण ये था कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उसके प्रति नरम रुख अपना करके, और ये पंजाब में फिर से खालिस्तानी जो ज्वाला है उसे फिर से भड़का सकती है। मतलब कुछ इस प्रकार के इनपुट्स जरूर होंगे गवर्नमेंट के पास। देखिए, गवर्नमेंट ऐसे ही तो कोई रोक लगाएगी नहीं, है ना। तो कोई विशेष रीजंस होते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो इसके बारे में ये कहा गया कि जो है ये कारण है। देखिए, फिल्म में जो जैसा मैंने देखी जब वो फिल्म, तो मुझे लगा कि जैसा मैंने बताया फिल्म अच्छी बनी है, डायरेक्शन अच्छी है, चाहे वो दलजीत दोसांझ हो या दूसरे एक्टर्स हो, उन सब ने एक्टिंग अच्छी करी है। परंतु ये एक तरफा है, ये आधी सच्चाई दिखाती है। जो आधी सच्चाई है वो बहुत खतरनाक है। आधी सच्चाई बताने का मतलब है, जैसे इसने ये कहा कि जी 25,000 लोग जो हैं उसमें मासूम लोगों को मारा गया, मतलब जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं थे, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा उस दौरान मारा गया जब ये ऑपरेशन क्लीनिंग चल रही थी 90 से लेकर के 95 के बीच में। एक तो ये 25,000 की संख्या ही बड़ी ढुलमुल सी है। उन्होंने क्या किया, जब जांच हुई, जो ऑथेंटिक बात है वो ये है कि तरन तारन, फरीदकोट और ये भटिंडा, फिरोजपुर, मतलब कुछ पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे अधिक प्रभावित थे, उसमें तरन तारन सबसे ज़्यादा प्रभावित था, जो कि इस फिल्म की स्टोरी का सेंटर पॉइंट रहा है। उन्होंने तरन तारन की एक फिगर निकाली कि जी इतनी फिगर लावारिस लाशों की इसमें साल भर में लावारिस लाशें इतनी शमशान घाट में, मतलब उसमें फिल्म में ही बताया गया कि उन्होंने 3 शमशान घाटों की जो है आंकड़ा निकाला। तो जी 3 शमशान घाटों का जो आंकड़ा निकाला, उसकी जो फिगर आ रही है तरन तारन जिले की जो आ रही है खबर, उसको उन्होंने जितने जिले हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया कि जी साल भर में फॉर एग्जांपल 300 लाशें तरन तारन जिले में लाई गई, लावारिस लाशें। तो जितने ज़िले हैं, जैसे 13, 14, 15 ज़िले हैं पंजाब में, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सभी ज़िलों में फिर इतनी ही आई होंगी। और इस तरह का एक आंकड़ा निकाल के दे दिया। देखिए, ऐसा तरन तारन जिला आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित था। वहाँ की आम जनता भी उस समय पर, उसका काफ़ी बड़ा वर्ग जो है आतंकवादी के प्रति अपना नरम रुख अपनाए हुए था। तो आतंकवाद के लिए वो उपजाऊ धरती साबित हुआ। खूब रोजाना घटनाएं होती थी, हमें भी याद है, हम उस समय छोटे थे, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि तरन तारन में क्या होता था। तरन तारन जिले का में जो लावारिस लाशों की जो फिगर है, उस फिगर को आप हर एक जिले में कैसे लागू कर देंगे भाई। बाकी पंजाब के 3-4 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में तो आतंकवाद का कोई विशेष प्रभाव ही नहीं था। कभी कभार कोई घटना हो जाए तो हो जाए, ऐसा नहीं है कि पूरा पंजाब में ही वो उसी तरह से व्याप्त था जैसे कि तरन तारन में है। तरन तारन की फिगर हो सकती है एक बड़ी फिगर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक जिले में वही फिगर को लागू कर देंगे, इज़न्ट इट। तो ये एक एनोमली है इसके अंदर, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर अपने ज़िले में भी देखेंगे, अपने राज्य में देखेंगे, जो पंजाब से बाहर के राज्यों के और दूसरे ज़िले जो वहाँ भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़ा भी नॉर्म, अब जैसे आज की तारीख में पंजाब में कोई आतंकवाद नहीं है, आज की तारीख में भी 1000 लावारिस लाशें लाई गई विभिन्न शमशान घाटों पे पंजाब के। यही आंकड़ा दिल्ली में 3700 का है, यही आंकड़ा महाराष्ट्र में 6000 का है। हर एक राज्य में अलग अलग है जैसे जैसे आबादी है, क्योंकि लावारिस लाशें मिलती हैं, चाहे वो मर्डर के केस हो, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, चाहे वो कुछ और बीमारियों को लेने ना आया हो। उस आंकड़े को अब देखिए 1000 तो आज समय भी आ रहा है। अब सपोज तरन तारन का जो आया उसको आपने 15 जिलों से
मल्टीप्लाई कर दिया और उस आंकड़े को पेश कर दिया कि जी ये आंकड़ा हुआ 25,000 लाशों में 5 जिलों में, 5 वर्षों में। अगर 5 वर्षों में, ये 6 वर्षों में 25,000 का आंकड़ा है तो एक वर्ष में कितना हुआ? 5,000 का। और वो आया कैसे? वो तरन तारण के आंकड़े को मल्टीप्लाई करके उसी का जो फिगर है वो बाकी सब जिलों पे लागू कर दिया उसने कि जी अगर तरन तारण में इतने मरे हैं, लावारिस लाशें आई हैं, तो पूरे पंजाब में कितनी आई होंगी। ये एक हाइपोथेसिस है, आंकड़ा नहीं है, स्पष्ट आंकड़ा नहीं है ये, है ना। 1000 तो मैंने कहा ना इस समय आतंकवाद नहीं है, उसके बावजूद आ रही हैं, क्योंकि मैंने बताया ना लावारिस लाशें तो होती हैं। आप अपने ज़िले में देख लीजिए, आप अपने ज़िले में और अपने राज्य में देख लेंगे तो आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा ठीक ठाक, हज़ारों में साल भर में। तो उसी को आप उनको भी उन्होंने उसी आंकड़े में जोड़ दिया कि जी वो भी आतंकवादी बता करके पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में, नकली एनकाउंटर में, फेक एनकाउंटर्स में मार दिए गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे नॉर्मली एक डेथ हुई हो, लावारिस लाशें हैं, लावारिस लाशें आई हैं, लावारिस लाशों को आप कैसे मान लें? ऐसे तो फिर आप कह देंगे कि इस समय भी 1000 लाशें पंजाब में मारी जा रही हैं, इस समय 3700 लाशें दिल्ली में मारी जा रही हैं हर साल, इस समय 6000 महाराष्ट्र में मारी जा रही हैं, 8000 उत्तर प्रदेश में मारी जा रही हैं, 5000 बिहार में मारी जा रही हैं। ऐसा थोड़ा है, ये कोई पुलिस के द्वारा थोड़ा मारे जा रहे हैं। वो लावारिस लाशें होती हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी ऐसा होता है, उसको आप आतंकवाद से जोड़ लें। ये तो मतलब कोई बात नहीं, कोई तथ्य नहीं हुआ है। और उसमें भी एक जिले का आंकड़े को आप हर एक जिले के ऊपर ग्राफ कर दें और उससे मल्टीप्लाई करके बता दें कि जी एक जिले में इतने हुए तो पूरे पंजाब में इतने हुए होंगे। और उसमें चाहे भले उस तरन तारण वाले ज़िले में भी वो नेचुरल तौर पे मिलने वाली लावारिस लाशों का आंकड़ा भी शामिल है। तो आपने आंकड़ा जो लेके आए हैं 25,000 का, वो इस प्रकार से क्रिएट किया हुआ आंकड़ा है, नकली आंकड़ा है, फेक आंकड़ा है, फर्जी आंकड़ा है। इस प्रकार का काम करना। दूसरा, उसमें ये तो बताया गया कि इस तरह से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ये लोग मारे गए और ये वास्तविकता में आतंकवादी नहीं थे। क्या इसमें उस बात को छेड़ा गया कि आतंकवादियों के द्वारा कितने लोगों को मारा गया इस दौरान, इस 5 साल में, या उससे पहले के 5 साल में जो दौर था, सन 84 से 83 से लेकर के 80 से लेकर के बल्कि 90 तक, रोजाना मैं देखता था 20-25 लोग रोजाना मरते थे पंजाब में। उनमें अधिकतर हिंदू होते थे। बाद के समय में 85 के बाद हिंदू और सिख दोनों होते थे। देखिए, हकीकत यह है कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का दंश सन 80 से लेकर 85 तक सिर्फ हिंदुओं ने झेला है, और 85 से लेकर के 95 तक हिंदू और सिखों दोनों ने झेला है। हिंदू और सिखों दोनों ने झेला है सन 85 से लेकर 95 तक। तो है क्या कि जो रोजाना जब इतने लोग मरा करते थे उस समय पर, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई इस पूरे फिल्म के अंदर। तो आपने बस एक तरफा चीज़ बता दी कि जी लावारिस लाशें मिल दी हैं और वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और वो आतंकवादी नहीं थे। उसमें भी फर्जी आंकड़े पेश कर दिए और साथ में ये नहीं बताया उन आतंकवादियों ने कितने लोगों को मारा था। उनका दर्द भी तो बताइए, क्या उनके मानवाधिकार नहीं थे? इसमें बस कई बार ये तो कहा गया चाहे हिंदू हैं या सिख हों, हिंदू हैं या सिख हों। चल रहा है, बात हिंदू और सिख की नहीं है, बात यह है कि नॉर्मल आदमी, जो आतंकवादियों, आम जनता का हिस्सा, वो जो आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, आतंकवादियों की घटनाओं में मारे गए, वो परिवार जो बर्बाद हुए, उनके बारे में तो 2 शब्द भी नहीं बोले गए इस फिल्म के अंदर। पूरी तरह से एक तरफा फिल्म है ये। पहले तो आंकड़े फर्जी दिए गए, उसके बाद फिर एक तरफा दिए गए। ये एक ऐसी बात है कि जैसे कहा जाए कि जी क्या कैप्टन ने शराब पी, एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, ये सुनाया जाता है इस परिप्रेक्ष्य में। तो उत्तर मिला जी कैप्टन ने शराब नहीं पी, और एक उत्तर है कि आज कैप्टन ने शराब नहीं पी। दोनों में अंतर हो गया ना। कैप्टन ने शराब नहीं पी का मतलब है कि कैप्टन ने शराब नहीं पी, और आज कैप्टन ने शराब नहीं पी का मतलब है उसने आज नहीं पी, बाकी दिन पीता था। चाहे वो बाकी दिन भी ना पीता हो, लेकिन अगर क्योंकि आपने आज शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो आपने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया उस एक शब्द की वजह से। तो किसी एक शब्द का होना और किसी एक शब्द का ना होना पूरे तथ्य को बदल देता है। यही इस फिल्म में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि आपने ये बता दिया कि इतने लोग फर्जी आतंकवाद में मारे गए, फर्जी आंकड़ों के साथ सपोर्ट दे करके, और ये नहीं बताया कि उन आतंकवादियों के द्वारा कितने लोग मारे गए। देखिए, हमने बहुत बुरा दौर देखा। हम छोटे थे लेकिन हम तब भी अखबार पढ़ते थे, हमें पता है क्या स्थितियां थी। बहुत बुरी स्थितियां थी उस समय पर। हिंदुओं ने तो ज़्यादातर पलायन किया था, पंजाब के गांव खाली हो गए, वो सब लोग कस्बों में और उसके बाद फिर बड़े शहरों में आ गए। और आज भी आप पंजाब में जाके देखेंगे तो गाँव में हिंदू नहीं मिलेगा आपको,
क्योंकि उस समय का ही माइग्रेट किया हुआ आतंकवादी घटनाओं से की वजह से उनके साथ जो होता था, अपने खेत खलिहान, अपने घेर और घरों को उन्होंने आधे पौने दामों में, 5-5, 10-10% के दामों में बेचा, और उसके बाद वो आ गए शहरों में आकर के रहने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था रिलीजन के नाम पर, आतंकवादियों के द्वारा भी और फिर उनका समर्थन करने वालों के द्वारा भी। मैं ये नहीं कह रहा सभी से कैसे थे, लेकिन एक हिस्सा था, एक हिस्सा आज भी है जो खालिस्तानी आंदोलन के प्रति नरम रवैया रखता है, सिंपैथी रखता है, उसका समर्थक है। विदेशों में भी है, कनाडा बहुत बड़ा अड्डा है उनका। आज भी वो इंदिरा गांधी की हत्या को जो है जायज़ ठहराते हैं, आज भी वो ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर ऑपरेशन पे उंगली उठाते हैं, जबकि उसमें आतंकवादी मारे गए थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने, हिंदुओं ने उस दौर में ये स्थिति थी कि दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी, पगड़ी रखनी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि बसों से निकाल करके ये कहा जाता सारे हिंदू उतर जाओ, फिर हिंदुओं को मार दिया जाता था, सिखों को जाने दिया जाता था। भाषा तो सबकी पंजाबी है पंजाब में, तो भाषा से तो पहचान में आते नहीं थे, तो इस तरह से पहचान लिया जाता था। तो उन्होंने पगड़ी रखनी शुरू कर दी, दाढ़ी बढ़ा के रखनी शुरू कर दी, खुली दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। क्या करें? तो अपनी जान पे जब बनाई लोगों ने, ऐसे काम किए, औरतों के साथ गलत काम हुआ, तो इसलिए फिर वो गांव से छोड़ करके शहरों में आ गए। शहरों में भी उन्होंने इस प्रकार से रहना शुरू कर दिया जिससे कि समस्या ना रहे उनके लिए, आतंकवादियों के द्वारा मतलब प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें सिख मान लिया जाए देख करके, सिंह लगाना शुरू कर दिया नाम के साथ। तो इस प्रकार की देखिए बहुत घटनाएं हुई हैं उस दौरान। सिर्फ एक साइड दिखाना ये अपने आप में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और इस फिल्म में वही किया गया। फिल्म के अच्छे बनना, फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया सही है, लेकिन मुद्दे को आधा दिखाया गया, बस। पूरा दिखाते हैं तो ही फिल्म का प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, और यही तभी एक अच्छी फिल्म मानी जाती है। सब फिल्में जो होती हैं समाज का आईना होती हैं, कहा जाता है, बिल्कुल आईना है, लेकिन आपने आधा आईना दिखाया, आधा आईना तो दिखाया ही नहीं आपने सिर्फ एक पक्ष दिखा दिया, दूसरा पक्ष भी तो दिखाइए। लोग कई बार कहते हैं जी दूसरे पक्ष के लिए दूसरी फिल्म बन जाएगी। अरे भाई, दूसरे पक्ष के लिए दूसरी फिल्म बनेगी और उसमें ये पक्ष नहीं दिखाएगा तो उसकी भी कमी होगी है। अगर उसमें सिर्फ ये दिखा दिया जाएगा कि आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उसमें भी ये दिखाया जाना चाहिए कि सिखों को भी उतना ही प्रताड़ित किया गया, खासकर 85 के बाद के समय में आतंकवादियों द्वारा सिख भी ऐसे ही मारे गए। उनकी औरतों के साथ भी बहुत गलत काम किए। वो अमूमन घरों में पनाह लेते थे, गाँव में सिखों के घरों में पनाह लेते थे, उन्हीं की औरतों के साथ व्यभिचार करते थे, है ना। तो ये चीज़ जो है, और देखिए अब बेअंत सिंह जी और जो डीजीपी थे पंजाब के, वो KPS गिल, उनका बहुत शानदार काम रहा उस दौरान, और उस समय की सख्ती का ही नतीजा है जो आज हमें पंजाब शांत दिख रहा है। उस समय की सख्ती का नतीजा है, और इन दोनों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप थी और एक पुलिस लीडरशिप थी, दोनों ने मिलकर आतंकवाद का सफाया कर दिया। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया? क्या वो दोनों सिख नहीं थे? वो दोनों भी तो सिख ही थे। इसमें मारने वाले जो हैं वो पुलिस वाले भी सिख ही दिखाए हैं। एक और इसमें दिखाया गया कि जब बेअंत सिंह, जैसे कि जिसने हत्या की बेअंत सिंह की, उसका सिक्योरिटी वाला, और वो गाड़ी में आकर के बैठ गया, उसने ह्यूमन बॉम्ब से उसको मारा, बेअंत सिंह जी को मारा। बात ऐसे ही मारा गया था, लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया जिसने मारा था उनके सिक्योरिटी वाले ने, वो दरअसल खालिस्तानी उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा का एक एक्टिव मेंबर भी था, जो कि बात की जांच में आया भी, लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया। वो इसमें बस ये दिखाया गया उसके परिवार वालों की लावारिस लाशों में वो इस तरह से आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए कह दिया गया, या वो आतंकवादी में लिप्त थे कह दिया गया, और इस वजह से वो नाराज़ था और इसलिए उसने बेअंत सिंह जी को उड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये भी एक पक्ष है, और उसके पीछे गाना भी, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है कि जो मरे दीन की हेत, मतलब जैसे कि वो सिक्खी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहा है, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है। देखिए, ऐसा प्रोपेगेंडा मूवीज़ होती हैं, आरोप लगाए गए कश्मीर फाइल, केरल फाइल्स वगैरह पे भी, लेकिन उसमें एक पक्ष नहीं दिखाया गया था। अगर उसमें ये दिखाया जाए कि कहीं हिंदुओं ने भी ये काम किया हो, गलत काम किया, और उसमें नहीं दिखाया जाता तो हम कहते हैं उसे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ कश्मीर में हिंदुओं ने कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए नहीं दिखाया गया। जिन्होंने करी उन्हीं का दिखाया गया, वो पक्ष दिखाया गया। आधा पक्ष अगर दिखाया जाएगा तो आधा पक्ष तो देखिए कभी सही तस्वीर पेश करेगा ही नहीं, और यही इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी परेशानी है। सरकार के पास भी इनपुट थे, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन भी होने वाले हैं, और वहाँ खालिस्तानी तत्व जो है अभी भी एक्टिव है अंडरग्राउंड होकर के,
विदेशों से भी उन्हें सहायता मिलती है, फाइनेंस भी मिलता है। तो गवर्नमेंट को पता है कि बस एक हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है, फिर से खालिस्तानी आंदोलन जोर पकड़ लेगा। उससे बचने के लिए सरकार ने इस फिल्म पे रोक लगाई। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पर, इसे पर्दे पे दिखाया जा रहा है। खुद दलजीत दोसांझ ने कैमरे पे आके कहा, अब तक तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। अरे भाई, ये तो अवैध काम है जिसके लिए तुम प्रेरित कर रहे हो, उसको तो पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ तो केस दर्ज करना चाहिए इस मुद्दे पे, देश विरोध का, राष्ट्र विरोधी कार्य करने में लिप्त होने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए दलजीत दोसांझ पे। इस प्रकार की बात क्या करके, जिस फिल्म को सरकार ने रोक लगा दी और आप कह रहे हैं अगर आप लोग डाउनलोड कर लोगे सबको दिखाइए। वहाँ गुरुद्वारों में दिखाई जा रही है, वहाँ गाँव में दिखाई जा रही है बड़े बड़े पर्दे पर पब्लिकली ग्रुप्स को। ये फिल्म जम्मू में भी ऐसा हुआ कि दिखाई गई। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरफा मूवी है। यही अपने आप में एम्पल प्रूफ है, इस बात का सबूत है। ऐसे क्यों दिखाई जा रही है, वरना गुरुद्वारों में क्यों दिखाई जा रही है, मंदिरों में क्यों नहीं दिखाई जा रही, सरदारों के एक वर्ग को क्यों दिखाई जा रही है गाँव में? क्योंकि मूवी एक तरफा है, एक तरफा दिखाई गई है, फर्जी आंकड़े पेश करके। इस तरह की मूवी खामा समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं, आतंकवादी घटनाओं के प्रति लोगों को सिंपैथी क्रिएट करते हैं और बाद में यही कारक कई बार आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ जाने का कारण बनते हैं, देश राष्ट्र विरोधी आंदोलन का कारण बनते हैं, खालिस्तानी जैसे आंदोलन। इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाना तो ठीक है, लेकिन कल को फिर कोई इसका रिपरकशन की में दूसरी मूवी आ जाए, फिर शोर मचेगा कि जी इसमें तो हमारी पीड़ा नहीं दिखाई गई। इस फिल्म में भी तो एक ही तरफा पीड़ा दिखाई गई है ना। इसका उत्तर अगर आ जाए फिर क्या होगा, फिर उस पर आरोप लगेंगे। क्यों भाई, ऐसा कर क्यों रहे हो यार? है, तुम जानते हो ना समाज फिल्में देखता है और उसका असर भी पड़ता है समाज के ऊपर, अच्छा और बुरा। तो ऐसी फिल्म बनाओ ना जिससे एकता को बल मिले, अखंडता को बल मिले, या खंडित होने को बल मिले, राष्ट्र विरोधी आंदोलन को बल मिले। ऐसी फिल्में काहे बना रहे हो भाई? तो फिल्म एक्टिंग के रूप में अच्छी कही जा सकती है, नरेशन के रूप में, स्टोरी के रूप में, डायरेक्शन के रूप में अच्छी कही जा सकती है, लेकिन फिल्म में बहुत कमियां हैं। कमियां नहीं, ये राष्ट्र विरोधी मूवी हो गई है। इसलिए क्योंकि ये खालिस्तानी आंदोलन के प्रति लोगों में सिंपैथी क्रिएट करती है, नर्म रुख अपनाया हुआ है और दूसरी तरफ की कहानी कहती ही नहीं है। इसलिए सतलुज पर रोक लगाई गई। और आज की हमारी बातचीत का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है, कमेंट भी करें, बताएं अच्छा बुरा कैसे किया जा सकता है, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, धन्यवाद।